नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। हाँ, ठीक। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे भाजपा के नगर विकास पांडे और पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल पालीवाल, कमलगंज से जुड़े हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेंद्र नारायण मिश्रा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रवीश द्विवेदी जी और विवेक नारायण मिश्रा जी, पीसीसी सदस्य हैं, कन्नौज से हम लोगों के साथ। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, और साजिद अली अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष हैं जिले के। ये बड़ा पैनल आज की इस डिबेट में जुड़ रहा है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और पूरी तरह से हमलावर रहे हैं। कृषि जो बिल हैं उन पर चर्चा के दौरान चर्चा का जवाब देते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में कहा है कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, लेकिन खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। कृषि संगठन और विपक्षी दल नए कृषि कानूनों के बारे में एक भी कमी बताने में अभी तक विफल रहे हैं। ये बड़ा हमला बोला है कि कांग्रेस केवल कांग्रेस जो है वो खून से खेती करती है, सिर्फ कांग्रेस खून से खेती करती है। ये ये बड़ा हमला ये बड़ा हमला बोला गया है कांग्रेस की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो खून से खेती करती है। दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, लेकिन खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती है। ये बड़ा हमला बोला है। जो कांग्रेस अपने को बड़ा महात्मा गांधी के परचूनों पर चलने वाली बताती है, कहती है वो उस पर हिंसक होने का आरोप लगाया है। और कहा, एक सबसे बड़ी बात उनका जो उनके बयान में, उनके भाषण में जो चीज उद्धृत हुई है वो ये है, उन्होंने कहा कि कृषक संगठन और विपक्षी दल जो कृषि विधेयक हैं उनके बारे में उनमें कोई खामी बताने में विफल रहे हैं। ये कहा है कृषि मंत्री। विवेक नारायण मिश्रा जी, आपसे शुरू करते हैं। बड़ा हमला बोला कृषि मंत्री जी ने। क्या लग रहा है कि कांग्रेस पर इस तरीके के हमला बोलने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, विवेक जी? शुरू से ये मुद्दों से ये सब बात करने के रहा है, मुद्दों से भटकाने का। और ये जो कर सकती है, ये भी मुद्दों से एक भटकाने आज भी सवालों की हेडलाइन पे कहा इसके यहाँ से आवाजें आ रही है भाई, जरा देख लो। ये सब जानते हैं कि फार्मिंग अगर दशा में किसानों के माफिक नहीं है, जहाँ पे हो रही है फार्मिंग पे, वहाँ पे जाके आप किस तरीके से किसान खेत में 2-3 साल तक तो किसानों को थोड़ा सा फायदा देते हैं और उसके बाद तरह तरह की यही फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बन जाता है। उसके बाद से ये कहते हैं कि वो खुद उनके लिए खुला हुआ है, चाहेगा। बात कीजिए, जिस देश में 14.5 करोड़ किसान, 12.5 है, तो आप सोचिए डेडिकेशन
लगाएगा? वो नहीं। आप देखिए, फरुखाबाद हो या कन्नौज हो, इन जनपदों में आलू या जो जो फसलें होती हैं, उनमें से कितने किसान ऐसे हैं जो बाहर जिले के बाहर मंडियों में सीधा आलू बेचते हैं? गिने चुने किसान होंगे। बाकी छोटा किसान, किसान है जो वही स्थानीय स्तर पे अपने फसलों को बेच लेता है। ये सब जो बात दिखा रहे हैं कि उनको खुला बाजार मिलेगा। आज अमेरिका के समर्थन की बात कर रहे हैं। अमेरिका तो समर्थन करेगा इसमें, क्योंकि उसको यहाँ से ऊंचाई कीमत पूंजी पत्ती से यहाँ से निर्यात होगा, हम शहर जाने से बिकेगा, किसान से कम पैसे से लिया जाएगा। तो आज आपको चाहिए सुधीर जी, पार्लियामेंट के अंदर सुधीर जी आवाज आ रही एक जी जी? मुद्दे के तहत मिश्रा जी बोलिए, मिश्रा जी, राजेंद्र मिश्रा जी। जी हाँ, जी वोट जी देंगे। शकरा आवाज आ रही, आवाज आ रही शकरा। ऐसा नहीं है। जैसा कि देश किसान आज ऐसी हमारे बात नहीं है, सम्मानित लेकिन वो गृहमंत्री साल में ब्याज के नहीं हो गया। गया, हाँ, किसानों को क्यों काटा गया? ये इसकी नरेंद्र मोदी वजह हाँ, बोलिए 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 मिश्रा जी। शेखर भाई, जैसा कि हम भारत के सम्मानित गृहमंत्री ने कहा है, भाजपा के नेता संवैधानिक पदों पर बैठे हुए यही नहीं समझ खून की किसानों किसान जाति है, कौन खेती खून की कर रहा है? कांग्रेस समस्या ये कह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, कहीं सिंधु बॉर्डर पर इस तरह किलेबंदी कर दी गई है। तो ये इल्जाम लगा दी पाकिस्तान बॉर्डर बोलते हैं, या देश के दुश्मन है, देश के जवान है, विदेश के विषय में हमारे की गई है। ये केवल आवाज एक बार चेक कर ले हम लोग, एक मिनट चेक कर ले हम लोग। आवाज साफ नहीं आती है। भाई जब किसान अपने बना नहीं समझ सुनाई नहीं आप वो गरीब में नहीं नुकसान कर रही है, हम नहीं जीना चाहते हैं तो उसे जबरदस्ती चाहो। ये किसान कह रहा है, भारत का किसान कह रहा है कि बिल हमें नहीं चाहिए, तो वापस ले रहे हैं। सरकार बिल को किसानों को थोपने के और जरा भाई, मैं जिस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उनके वीडियो को कोट करना चाहूंगा। जब राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक जबरदस्त आंदोलन किया और लगभग 50,000 किसानों को लेकर के जब ये लखनऊ के लिए कूच की, तो सरकार के नुमाइंदों ने उनको रोक दिया। राजनाथ सिंह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने नहीं, आने दो, चौधरी साहब को आने दो, और उनके प्रतिनिधि को भी नहीं, सारे किसानों को आगे मैं उनका स्वागत करूंगा और स्वागत नहीं क्या उन्हें भारत का भगवान नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्या बॉर्डर पर बैठे हुए किसान नहीं दिखाई पड़ते? जंतर मंतर पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि जहां भी भारत का किसान और सरकार नुमाइंदे प्रधानमंत्री नहीं दे रहे। अब राजनाथ कह रही कांग्रेस की या अर्थव्यवस्था ये तीनों कानून किसान, नौजवान और व्यापारियों के लिए हो जाएगा। लेना चाहता है तो सरकार क्यों थोप रही है? कुछ नहीं कर
चार ठीक, रवि जी, रवि जी, रवि जी, रवि जी, चलिए अनिल गंगवार जी बोलिए। शेखर भाई, आज जो बीजेपी ने अपना राज्यसभा में बयान दिया कि कांग्रेस खून की खेती करती है, वो वही कर सकती है। देखिए, ये ये समझा जाए कि कांग्रेस ने जब सत्ता में रही तो किसानों का खून चूस लिया, और बीजेपी कह रही है जो खून कांग्रेस ने चूस लिया है वो हम डालेंगे। मैं तो ये अर्थ समझता है। लेकिन क्या जो ये 3 कानून लाए हैं उससे क्या बढ़ेगा किसानों का? पहली बात, जो इन्होंने बैरियर हटाया है ये पूरे देश के लिए घातक होगा। पहले जो अधिनियम था कि आप 100 बोरी ही रख सकते हैं, अब उन्होंने छूट कर दी है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता का विषय जो पंजाब और हरियाणा का किसान सड़कों पर पड़ा है, उसका मुख्य कारण जो है वो एमएसपी, और ये कह रहे हैं कि वो कोई हमारा जवाब नहीं कोई दे पा रहा है। आज तक इन्होंने कोई भी वार्ता जो 3-3 घंटे चली है उसको उजागर किया है। बीजेपी को वो बात उजागर करनी चाहिए कि जवाब तो बहुत है लेकिन जवाब सुनने वाला कोई नहीं। मैं कहता हूं केवल एक काम करते बीजेपी, मान लिया जाएगा ये किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं कि एमएसपी जो है वो 100% लागू कर दें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलने दें, बैरियर हटा दिया चलने दें। लेकिन किसान जो पंजाब हरियाणा का बहुत बड़ा किसान है और वो 80% अपना गेहूं और धान एमएसपी में बेचता रहा है, उसे सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब जो हम एमएसपी पे माल नहीं बेच पाएंगे और सारी मंडियों का निजीकरण हो जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। हाँ साजिद भाई बोलिए। जी शेखर जी, जिस तरीके से आज बयान आया है कि कांग्रेस जो है वो खून की खेती सींच के कराती है, खून से वास्तविकता अगर देखा जाए तो किसान जो अभी आपने देखा होगा इतना पाला पड़ रहा था, कोहरा कट रहा था, अगर इसमें वास्तविकता में पानी लगाने जाता है और अपने खेत पर जाता है तो पाले में उसकी मौत भी हो जाती है और वो ही अपनी खेती को सींचता है। और जो बयान ये हमारे कृषि मंत्री जी दे रहे हैं, अगर कृषि मंत्री जी 1 साल खेती करके देख लें तो पता लग जाएगा किसानों की समस्याएं क्या है। खेत में अगर जो हल चलाता है वो जानता है कि हमारी समस्या क्या है। समस्या केवल एसी में बैठकर नहीं दिखाई देती है। आप जो कानून लाते हैं एसी में बैठ कर बनाते हैं, आप किसानों पर कानून जो थोप रहे हैं, किसान कह रहा है भैया हमको ये चीज नहीं चाहिए, तो आप क्यों थोप के दे रहे हैं, इसको वापस ले लो। वापस लेने के बाद किसान के नेताओं को बैठाइए और बैठा के दोबारा उनकी संशोधन करके कानून बना दीजिए। आपकी सबसे बड़ी समस्या जो अभी हमारे अनिल भाई कह रहे थे, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या किसानों की एमएसपी की है। सबसे बड़ा डर है कि एमएसपी आप लागू तो कर देते हो लेकिन कहते हैं हम एमएसपी चालू रखेंगे। एमएसपी पे भी धान खरीदवाया। आप बताएं फर्रुखाबाद में कितना धान एमएसपी पे खरीदा गया, कितने किसान आदमियों को फायदा मिला है? ज्यादा नहीं खरीदा गया, न किसान आदमियों को फायदा मिला है। यहाँ से धान गया मिल में जाके वो सैंपल फेल कर दिया गया कि आपका ये धान लेने लायक नहीं है। अब लेने लायक नहीं है, किसान ने जो पैदा किया है बेचे कहाँ? जी वीडियो खोलिए, बोल कहाँ पाए तो बेचे? बोलिए रवि जी। अब बेचने के लिए उधर इस तरीके से किसान जो अपनी मांगों को लेकर बैठा है, वहां पे कील कांटे लगा के इतना दुरुस्त कर दिया गया है। अगर इतनी सीमा दुरुस्त चीन की कर देते तो वो अरुणाचल प्रदेश में अपना एक गांव नहीं बसा लेते। तो वहां पर जहां पर सीमा की बात आती है वहां पर कील कांटे दुरुस्त नहीं करे जा रहे हैं। कील कांटे पाकिस्तान की सीमा पर दुरुस्त नहीं करे जा रहे हैं, सुरंगें मिल रही हैं। लेकिन किसान के लिए जो किसान वहां पर अपनी मांगों के लेके डटा है तो वहां पर कील कांटे बैरिकेडिंग तार इस तरीके से लगाए जा रहे हैं
जिस तरीके से ये लगता है कि किसान उधर बैठा है तो वो पाकिस्तानी है और इधर जो हम लोग रघुवीर जी बैठे बोल दिल्ली के पाएंगे? लोग हैं वो रघुवीर जी, हिंदुस्तानी। बहुत रघुवीर बड़ा जी, अन्याय किसानों के साथ हो रहा है और ये किसानों का अन्याय बर्दाश्त पाली वाली बोलिए, किसान नहीं कर टाइम हो रहा। पाता। हाँ, लेकिन पाली वाली ठीक, साजिद भाई बस। हाँ, भाई पाली वाली, हाँ। भाई शेखर जी, असलियत बात है हरियाणा और पंजाब का किसान के जो नेता है, असलियत में ये जो सरकारी खरीद जो होती है उसमें 80% माल का भंडारण ये अपनी खरीद के अपने द्वारा ही पूरा कर देते हैं। और अब ये कानून जब लागू हो जाएगा तो सारे भारतवर्ष में जिस तरीके से जहां जहां आबादी जिस तरीके से पैदावार है उस रेशियो से सरकार खरीद कराना चाहती है ताकि छोटे किसानों को भी पूरा तौर से लाभ मिल सके। ये बड़े बड़े किसान वहां जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के, ये 80% खरीद फुल कर देते हैं और 20% में सारा हिंदुस्तान रह जाता है। ये मेन लड़ाई इस बात की है और वहीं आसपास से इकट्ठा भीड़ करके इस बात का केवल विरोध हो रहा है कि कहीं हमारी ये जो बड़ी बड़ी किसान के रूप में आड़त का सरकारी खरीद में अपना देना ये इनका बंद हो जाएगा। सारे हिंदुस्तान से जब खरीद होगी तो छोटे किसानों को बराबर का लाभ प्राप्त होगा। ये इस नीति का विरोध हो रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो और खून रही से बात खेती का क्या मतलब? वाली खून से खेती कर रही है कांग्रेस, इस बयान का क्या मतलब? हम लोग चर्चा इसी बयान पर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो किसान बैठे हुए हैं उसमें कांग्रेस भी अपना समर्थन जुटाए हुए है और ये चाहती है किसी न किसी तरीके से सरकार से टकराव हो जाए और किसान भाइयों से के ऊपर अत्याचार हो जाए। हम लोग बहुत होशियारी से इस बात को निपट रहे हैं और समझा रहे हैं, बाकी किसानों को भी समझाएंगे। ये ही हमारी सरकार की नीति है कि हम अपनी बात जब पूरे समाधान के साथ समझा देंगे तो सभी किसानों के समझ में आएगी। हम किसी प्रकार का बल प्रयोग किसानों के ऊपर नहीं करना चाहते हैं। हमारी सरकार भी यही चाहती है बातचीत से मामला हल हो। बस हाँ बोलिए विकास भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज किसानों को लेकर के, जिस तरीके का विषय चल रहा है ये बहुत बढ़िया विषय है आज की डिबेट का। मैंने इस डिबेट में दो तरीके की बहस देखी अभी तक। एक वो जो किसानों की आड़ में अपनी राजनीति साधते हैं और एक वो जो किसानों की आड़ में राजनीति साधते साधते दंगाइयों, उपद्रवियों और देशद्रोहियों का साथ देते चले जाते हैं। उन्हें किसानों की आड़ में एक लफ्ज नहीं बोलते हैं कि भारत का झंडा उतार के लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया जाता है, उसकी निंदा एक फूटी तक नहीं, मतलब एक मुंह से फूटा शब्द नहीं निकलता है किसी भी दल के। लेकिन किसानों की आड़ में राजनीति साधने का काम जिस तरीके से ये दल कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर दलदल बना रहे हैं। और 2022 और 2024 ये तय कर दिया है लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी और बड़ी लकीर खींचने जा रही है। कारण, मैं स्पष्ट रूप से कारण के साथ अपनी बात कहूंगा कि आज माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने जिस तरीके से लोकसभा में अपनी बात रखी, उन्होंने बात प्रारंभ करते ही, लोकसभा आप सभी जानते होंगे कि जब लोकसभा में कोई बयान होता है तो वो कलमबद्ध बयान होता है, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वो दर्ज किया जाता है लोकसभा की कार्यवाही में। कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बातें नहीं कर सकता। कांग्रेस के लोग कर सकते हैं लेकिन एक जिम्मेदार कोई भी सांसद या कोई भी नेता ऐसी अनगढ़ टिप्पणी नहीं करता है। दूसरा, वहां पर नरेंद्र तोमर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 12 बैठक होने के बाद भी आज तक देश के जितने भी किसान संगठन जो आंदोलन में हैं, तथाकथित, मैं इसलिए कहूंगा तथाकथित किसान संगठन जो देश
आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, वो हमें किसान बिलों पर कमियां नहीं बता पाए, हमें नहीं बता पाए कि हमें ये बिल क्यों वापस लेने चाहिए। अनिल भैया बड़ा स्पष्ट है कि आप मुझे कोई चीज देते हैं और मैं कहूँ कि सर मुझे ये नहीं चाहिए, तो एक स्वाभाविक सा सवाल है अनिल भैया कि आप पूछेंगे मुझसे कि भाई साहब ये आपको क्यों नहीं चाहिए। ये एक स्वाभाविक सा सवाल है कि हमें ये क्यों नहीं चाहिए। ये एक बड़ा प्रश्न है और इस क्यों का जवाब आज तक किसान संगठन, तथाकथित किसान संगठन नहीं दे पाए सरकार को। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कुछ दाल में है, कहीं ना कहीं दाल, काली दाल जो पकाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। दूसरा मैं कहूँ कि जैसा कि आदरणीय देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि कांग्रेस खून की खेती करती है, इस विषय में जाने की हम सबको आवश्यकता है कि देश में इतना बड़ा आंदोलन होता है, इतना बड़ा आंदोलन और इतने महीनों महीने से आंदोलन चल रहा है, देश में एक बार भी डंडा नहीं चला। आप समझिए, डंडा नहीं चला। और 1998 एमपी के मुगलई में किसान संगठन मुआवजे के लिए आंदोलन करते हैं, फसल के मुआवजे के लिए आंदोलन करते हैं और उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा और 24 किसान मारे जाते हैं, 150 से ज्यादा किसान घायल हो जाते हैं, 24 किसान मारे जाते हैं। आप आसानी से ये विषय समझ सकते हैं कि वाकई में ये बयान कितना तर्क संगत है कि किसान की इच्छा मनोशक्ति, कांग्रेस की ये इच्छा और मनोशक्ति है कि वो किसानों की वो खेती उनसे करती है, मगर हम खेती नहीं से करना चाहते हैं, हम खेती पानी से करना जानते हैं, हमारे लिए खेती पानी से होती है, इसीलिए हम किसानों का सम्मान करते हैं। किसान कोई भी हो सकता है, किसान हिंदी अभियान एक मान्यवर कहते थे खेती साहब की हो तो साहब जाने कि खेती का मर्म क्या होता है। अरे भाई साहब, खेती करने वाले अपने आप को किसान का पेशा कहने वाले खनीज में घूम रहे हैं, वो हमें ये ना बताएं कि खेती क्या होती है और आलू कहाँ लगता है इस देश में। बोलिए। हाँ विवेक जी बोलिए। अरे मिश्रा जी, राजेंद्र मिश्रा जी और रवीश जी, वीडियो नहीं आप रहा, देखिए खोलिए। हमारा तो आ रहा है, नहीं आ रहा। हेलो, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मिश्रा जी। हाँ चलो देख रहे रवीश जी, आपको भी नहीं आ रहा। हाँ देखिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, चाहे वो किसान करे या कोई करे, लेकिन किसानों को आतंकवादी कहना, किसानों को देशद्रोही कहना, किसानों को नक्सली कहना, स्पष्ट करिए। हमारा एक अनुरोध मात्र है आपसे, एक छोटा सा अनुरोध मात्र है। क्या वो जिन्होंने भारत का झंडा उतार के खालिस्तानी झंडा फहराया था वो किसान है? बस यही दोहरी नीति है। है कि जो आतंकवादी ओसामा जी हो जाते हैं वो खालिस्तानी जो है किसान हो जाते हैं। देशद्रोहियों का साथ देगी कांग्रेस। मेरा दूसरा सवाल है कांग्रेस के साथियों से, कब तक देशद्रोहियों का साथ देगी, कब तक बचाएगी, कब तक ओसामा जी कहेगी, कब तक जो है वो बदला काउंटर में आंसू बहाए जाएंगे, आतंकवादियों के मदद पर आंसू बहाए जाएंगे। स्पष्ट करें, जा रहा है उन लोगों के साथ है कांग्रेस से लेके वो बातें नहीं करते। कांग्रेस यहीं से कांग्रेस देश को वाली शक्तियों का साथ दे रही है। ये कांग्रेस की दोहरी नीति का उदाहरण है। सारी फोटो है किसान ऐसी है, आप दिखावे के लिए ऐसी है आप। जब देखते गोलियां चलवाई 24 किसान मारे गए, तब ये कांग्रेस के जन कहाँ थे मुझे बताएं? तब कांग्रेस कहाँ थे मुझे बताएं? नहीं है कांग्रेस अध्यक्षा तब नहीं बताती है जब इस देश में 24 किसान मारे जाते हैं, जब इस देश में ओसामा जी मारा जाता है, तब कांग्रेस के जनों को कष्ट नहीं होता है।
कांग्रेस को कब तब होता है जब देश में खालिस्तानी झंडा खालिस्तानी फहराने है, तो उनका सपोर्ट करना ही कांग्रेस का धर्म है। कांग्रेस को कब ये है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के साथ जो आंदोलन है और वो कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। भाई साहब कानून में कमियां बताइए ना, हमें आपसे एक अनुरोध मात्र है कि ये बताइए कि इस कानून में क्या कमियां है, बताइए। देश का कृषि लोकसभा में ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई साहब देश के किसान ये नहीं बता रहे हैं कि कमी क्या है। इसका जवाब देश चाहता आज है। आज भाई साहब देश जवाब जानना चाहता है कि भाई साहब मुझे केवल एक बात जाननी है, क्या वो खालिस्तान का झंडा फहराने वाले किसान हैं? आप किसानों की आड़ में उनका समर्थन कर रहे हैं। ये दोहरी नीति कांग्रेस कब तक इख्तियार करेगी? कब तक ओसामा की सेना वालों का महिमा मंडन कांग्रेस करती रहेगी? तो केवल आप अपने सत्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं। सन 89 में कांग्रेस सत्ता के लिए कौन इस्तेमाल करता है? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हाईकोर्ट जिनका निर्वाचन रद्द करती है वो बौखला जाती है, देश में इमरजेंसी लगाती है, देश के स्कूलों कॉलेजों को जेल बना दिया जाता है। तो सत्ता की भूखी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है, राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है। देशद्रोही के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं खड़ी हो सकती, कभी नहीं। राय किए हुए, बगैर किसान संगठनों से राय किए हुए, राज्य सरकार ने बगैर वोटिंग के, बगैर स्टैंडिंग कमेटी के किए हुए आपने बना दिया। इसलिए कानूनों को वापस करना चाहिए। अगर आप राम जी के अनुयायी हैं वाले हैं, राम जी कहाँ पे आ गए बीच में? यही दिक्कत है कांग्रेस की। कांग्रेस को भगवान राम से इतनी दिक्कत है, आप समझिए। मैं हमेशा से डिबेट में कहता हूँ कि जब से राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ है, कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं है। मुझे तो लगता है कांग्रेस के पेट में ट्यूमर हो गया है जब से राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ है, क्योंकि डिबेट किसान में हो रही है, भगवान राम को पीछे के लिए है। यही दोहरा रवैया है कांग्रेस का। कांग्रेस राम को रवीश जी बोल लीजिए, मिश्रा जी, रवीश जी को सुन लीजिए। बोल पाए ठीक, हाँ मिश्रा जी, रवीश जी बोलिए। और जिसने फैलाया आज भी घूम रहा है, हाँ रवीश जी बोलिए। हाँ ये भैया कांग्रेस खून की खेती करती है। ये तो वही कहावत कि 100 चूहा पकड़े बिल्ली को चाहिए। माइक का इस्तेमाल करिए, माइक का। और पंक्ति से खेती करता है, लेकिन किसान की अच्छी तरीके से जानती है। वीडियो आ रहा है मेरा? आ रहा है, आपका वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो कर यार। रवीश जी माइक का इस्तेमाल कर लीजिए, माइक का इस्तेमाल कर लीजिए। माइक 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 नहीं माइक होता है। हाँ हाँ बोलिए। उनकी खेती की बात देश के कृषि मंत्री ये तो वही कहावत हो गई कि राजेंद्र राज जी बोलिए। जी वीडियो करो हमारा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भाई अब यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि वो लाल किले में जाती है। मिश्रा जी कैमरा घूम गया आपका, बेट दिख रहा। हाँ वीडियो नहीं आ रहा भाई साहब का। मिश्रा जी हाँ देख रहे। हाँ देखो अब आए?
अनिल जी बोलिए तब तक। हाँ हाँ, देखिए शेखर भाई, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, तीन बातें हैं, कुछ लड़ाई कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि ये कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने कोई अपना पक्ष नहीं रखा। मैं ये कहता हूं कि 12 बार बैठक हुई, 3-3 घंटे बैठक हुई, 36 घंटे बैठ के हुई, तो क्या होता रहा वहां पे? क्या सब मुंह बंद करे बैठे रहे? कोई ना कोई बात तो अपनी रखी होगी। अगर वो नहीं कर पाए, अपना पक्ष नहीं रख पाए, तो उनका ऑडियो जो है बाहर जो है जनता में प्रेषित कर दीजिएगा कि इन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं चाहता हूं बीच में बोलने से, डिबेट में बैठे हमारे सारे साथी कृपया करके एक एक करके मुझे बताते चले कि ये कृषि कानून इसलिए वापस लेने चाहिए। नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली फिर मेरा बात यह जवाब है कि जो पहले था, जो अब जो है व्यापारियों को इस बात की छूट दी गई है वस्तु अधिनियम के तहत कि आप गेहूं कितना चाहे भर लीजिएगा। पहले इसमें ये बैरियर था कि भाई आप 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं नहीं रख पाएंगे। ऐसी छूट, आप सोचिए, एक व्यापारी एक पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं रखने की क्षमता रखता है। जब उसके पास गेहूं पहुंच जाएगा, फिर वो अपनी मर्जी से बेचेगा नहीं। या 10 व्यापारी हिंदुस्तान के पूरा गेहूं रख लेंगे, फिर क्या वो अपना सिंडिकेट नहीं बना लेंगे कि हमें गेहूं जो हमने 15 रुपए में लिया वो 25 रुपए बेचना है? कौन उसे रोक लेगा? साजिद भाई कुछ और रह गया? साजिद भाई कुछ रह गया? बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। शेखर भाई, हम ये कहना चाहते हैं, अबे हमारे साथी भाजपा के प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया किसानों ने जाकर। हम पूछना चाहते हैं, दीप सिंह सिद्धू कौन है? प्रधानमंत्री के साथ किसका फोटो है? गृह मंत्री के साथ किसका फोटो है? और जिन 6 रास्तों से किसानों को रास्ता दिया गया था, उनमें कहीं भी उपद्रव नहीं हुआ। ये भाजपा की सुनिश्चित चाल थी किसानों के आंदोलन को मुख बदलने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए। वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने झंडा फहराया जाकर के। सनी देओल के साथ आए, प्रधानमंत्री के साथ आए, गृह मंत्री के साथ आए। और अभी भाजपा के विधायक जो है, उन्होंने अपने कुछ गुंडों को लेकर के किसानों पर आंदोलन झगड़ा करा दिया, किसानों में ईंट पत्थर बचा दिए। और भाजपा ने क्या प्रचार किया? ये स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर किसान अपना बैठे। तो भाजपा के विधायक जाते हैं, उनका वीडियो देख लीजिए आप, वो किसानों को गाली देते हैं, किसानों को बार बार भगाए कहते हैं, और ये कह रहे हैं कि किसान खालिस्तानी है। इनका बात सुनिए पहले, इनकी क्या कहना चाहती है। मैं तो इसे पूछना चाहता हूँ कि झंडा फैलाने वाला लाल किले कौन था? करें स्पष्ट, बताए कौन था? क्या उसका प्रधानमंत्री का फोटो नहीं था? क्या उसका गृह मंत्री का फोटो नहीं था? भाई साहब जानकारी अपडेट करिए। पहली बात आप अपडेट करिए, आप, हम जानकारी से बता रहे हैं, सत्य साथ बता रहे हैं। भाई साहब फोटो उनका नहीं था, जो उपद्रवी हैं। आपके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला आप किसानों की वकालत कर रहे हैं। किसान आंदोलन पे जो ये बता पाते हैं, आप मैंने आपको सुन लीजिए ना, दिक्कत है। जवाब ले लीजिए। इस वजह से ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, बड़े सम्मानित हैं के लिए। आदरणीय सोनिया गांधी जी बटला हाउस आती है, बड़ी दिक्कत है उन्हें। देश में समस्या सुलझ जाती है, बड़ी पीड़ा है साहब कांग्रेस को। लेकिन एक बार भी कांग्रेस के मुंह से नहीं निकला कि वो गलत थे। अरे भाई, सिद्धू कौन था? विकास जी ये बताइए, सिद्धू कौन है? दीप सिंधु ने नहीं फहराया था झंडा। आप पहले अपडेट होइए, दीप सिंधु ने नहीं फहराया था। अगर दीप सिंधु तो आप लाल किले पे गया तो वो जी नहीं। भाई आप पूरा विषय आए तो बताइए। कांग्रेस के साथी बिल के ऊपर स्पष्ट है कि इनके पास खुद आधार नहीं है कि बिल में क्या कमियां हैं। कांग्रेस के साथियों के पास खुद आधार नहीं है। बिल में मैंने निवेदन किया था कि सारे साथी मुझे कमी बताएं। आदरणीय अनिल अग्रवाल जी ने मुझे एक कमी बताई, उसके बाद कांग्रेस के साथी अनियंत्र ले गए। इससे पहले टर्म हो चुका था, आप बोल चुके थे, लेकिन आपके पास खुद आपको पता नहीं है कि बिल में क्या है। कांग्रेस एक काम और हो जाए, एमएसपी 100% लागू हो जाए, किसान मान जाएगा आपकी बात को। अरे भाई साहब, एमएसपी की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। एमएसपी
एमएसपी लागू हो जाए कांग्रेस तो करिए, कोई बात नहीं, किसान अपने आप चला जाएगा। अमन शांति नहीं चाहते हैं। किसान के मानने ना मानने के बीच में कांग्रेस खड़ी है और वो लोग खड़े हैं जो ये नहीं चाहते कि देश में अमन चैन हो, किसानों का विकास हो। नहीं, वो नहीं कांग्रेस चाहते, खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहते अगर हैं। आप एमएसपी लागू करा दें तो कांग्रेस तो मटिया मेट हो जाएगी अपने आप ही। गारंटी, ये स्वयं कृषि मंत्री का बयान है। अब ये नहीं देखिए, बरगलाने वाली ऐसा बात है ना, वो जो 100% हो जाए। गारंटी देने को तैयार है। अब क्या चाहिए? क्या कांग्रेस विकास जी, अपने यहाँ फरुखाबाद में मुझे बताया जाए क्या कांग्रेस गारंटी देंगी या समाजवादी पार्टी की गारंटी देंगे? भाई साहब, जब सरकार कृषि मंत्री ये कह रहा है कि हम एमएसपी पे लिखित गारंटी देने को तैयार हैं, तो समस्या कहाँ है? मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, समस्या एक है। समस्या सुन लीजिए, समस्या एक है कि समस्या एक मानने और न मानने के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस हर पल बरगलाने का काम कर रही है और सत्ता से दूरी और कांग्रेस की। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही और खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी। कभी भाई साहब 24 किसान मरवा दिए थे और हजारों ने विदर्भ में आपकी सरकार में आत्महत्या कर ली थी। 24 किसान मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने मरवा दिए थे और हजारों सैकड़ों किसान विदर्भ में आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों उपद्रवियों के साथ, मैं हमेशा से कहती हूं, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों और उपद्रवियों के साथ। आपके हैं या नहीं है बताइए? उन्होंने गोली चलवाई या नहीं चलवाई थी किसानों पे? बताइए ना, जनता को बताइए। जनता जानना चाहती है कि आपने जो 24 किसानों को मार दिया, आपने किसानों पर गोलियां चलवाई, तो आपकी यह आइडियोलॉजी है भाई, इन्हें भाजपा पसंद नहीं आ रही है कि ये चाह रहे थे गोलियां पे गोलियां चले। कांग्रेस की मानसिकता थी। अब स्पष्ट होता जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस की पहले रही है, होता जा रहा है। कांग्रेस चाहती थी कि गोलियां चले, किसान मरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सूझबूझ, केंद्र सरकार की सूझबूझ कि वहां पर किसान ट्रैक्टर पलटने से मरता है और ये कहा जाता है, ये अफवाह फैलाई जाती है। कौन लोग हैं वो भाई? कौन लोग है कि अफवाह फैलाई जाती है कि किसान गोली से मर गया? चरित्र जग जाहिर हो चुका है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पे गोलियां चलवाएं तो वो ओसामा जी कहें तो वो इनके युग पुरुष हैं। दिग्विजय सिंह जी इनके युग पुरुष हैं। सोनिया जी आतंकवादियों की मौत पे आंसू बहाएं तो वो इनकी माता जी हैं। और विदर्भ में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर ले भूख से, और जिसकी हेडलाइन विश्व पटल पर जग जाहिर हो, तो वो किसान की उपलब्धि है। निश्चित तौर पर किसानों के लिए कांग्रेस की उपलब्धि हो सकती है कि किसानों पे गोलियां चलवाना उनकी उपलब्धि हो सकती है, इमरजेंसी उनकी उपलब्धि हो सकती है, और विदर्भ में मरते हुए किसानों की उपलब्धि हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी उपलब्धि कल्पना भी नहीं कर सकती है। इतना बड़ा आंदोलन एक गोली नहीं चलती है। आप का प्रयास करिए, हमारी दूरदृष्टि को समझने का प्रयास करिए कि इतना बड़ा आंदोलन एक गोली नहीं चलती है। समाप्त कर रहे हैं रवीश जी। और कुछ बोलना रवीश जी? बोल, हाँ कुछ बोलना, बोलिए जल्दी से। हाँ, आपने कहा कि किसान कानून में कांग्रेस आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज नहीं आ रही भाई साहब। माइक इस्तेमाल नहीं। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए गोपाल पालीवाल जी का, अनिल गंगवार जी का, साजिद अली जी का, विवेक मिश्रा जी का, रवीश जी का, राजेंद्र मिश्रा जी का और विकास पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।